केरल में वामपंथी मोर्चे की हार के बाद अब भारत के किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं बची है। केरल में एलडीएफ की हार सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि एक दौर के खत्म होने का संकेत भी है। सोचिए, जिस राज्य से वामपंथ का सूर्योदय हुआ था, वहीं अब उसका सूर्यास्त हो गया, और वो भी करीब 5 दशक बाद। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के किसी भी कोने में लेफ्ट की सरकार नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे वाम दलों ने भारत की राजनीति में अपनी पकड़ बनाई थी, और फिर कैसे धीरे धीरे उनका असर कम होता चला गया। और इसी के साथ जानेंगे एक और दिलचस्प कहानी। 2014 में जब भाजपा केंद्र में आई, तब उसके पास गिने चुने राज्यों की ही सत्ता थी, लेकिन देखते ही देखते कैसे पूरा देश बीजेपीमय होता चला गया। तो आइए इस पूरी सियासी कहानी को समझते हैं कि आखिर कैसे बदला भारत का राजनीतिक नक्शा। इतिहास के पन्नों में देखें तो जिस वामपंथ की आज विदाई की बात हो रही है, उसकी शुरुआत कभी बड़ी दमदार हुई थी। साल 1957 में जब देश में कांग्रेस का दबदबा था, उसी दौर में ईएमएस नंबूदरीपाद की अगुवाई में केरल में पहली बार वामपंथी सरकार बनी थी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि गैर कांग्रेस राजनीति को नई ताकत देने वाला मूवमेंट था। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टियों ने धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। खासकर पश्चिम बंगाल में तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1977 से लेकर पूरे 34 साल तक लगातार राज किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा है। लेकिन फिर सियासत ने करवट ली। साल 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने ऐसा पलटवार किया कि लेफ्ट को बंगाल की सत्ता से बाहर कर दिया, और फिर वो दोबारा वापसी नहीं कर पाया। इसके बाद 2018 में त्रिपुरा से भी वामपंथ का सफाया हो गया। आखिर में बचा था केरल, जहां 2016 से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ की सरकार थी, लेकिन अब वहां से भी उसकी विदाई हो गई। यानी जिस सफर की शुरुआत बड़े जोश के साथ हुई थी, वो अब हर मोर्चे से सिमटता चला गया। यानी धीरे धीरे सिमटते वामपंथ की आखिरी मजबूत जमीन केरल ही थी। दशकों तक केरल वाम राजनीति का गढ़ रहा, जहां आमतौर पर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ के बीच सत्ता बदलती रही। खास बात यह थी कि जब वामपंथ सत्ता में नहीं भी होता था, तब भी उसका कैडर इतना मजबूत रहता था कि वो मैदान में बराबरी से टक्कर देता रहता था। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो एक वक्त ऐसा भी था जब वामपंथ राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी दमदार खिलाड़ी हुआ करता था। आज भले उसकी ताकत कम दिख रही हो, लेकिन आज़ादी के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी। 1990 के दशक में वाम दलों के लोकसभा में 40 से 50 सांसद हुआ करते थे, जो उन्हें दिल्ली की राजनीति में किंग मेकर जैसा रोल देते थे। और फिर आया 2004 का वो दौर जब वामपंथ अपने पीक पर था। 61 सीटें जीतकर उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को बाहर से समर्थन दिया और नीतियों पर अच्छा खासा असर भी डाला। इतना ही नहीं, 1996 में तो मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु को प्रधानमंत्री पद की पेशकश की गई थी। तो माकपा के केरल के धड़े ने इसके खिलाफ रुख अपनाया और बसु ने इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर वक्त बदला और जिन राज्यों में वामपंथ लंबे समय तक सत्ता में रहा, वहां एंटी इनकम्बेंसी और संगठन की सुस्ती ने उसे नुकसान पहुंचाया। और एक दिलचस्प लेकिन कड़वा सच ये भी है कि जहां जहां से लेफ्ट सत्ता से बाहर हुआ, वहां दोबारा वापसी नहीं कर पाया। अब केरल की हार के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वामपंथ का आखिरी किला भी ढह गया। हालांकि कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आज भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 5 और भाकपा माले लिबरेशन के 2 सांसद लोकसभा में मौजूद हैं, और कुछ राज्यों में विधायक भी हैं। तो सवाल अब यही है, क्या वामपंथ फिर से सरकार में वापसी कर पाएगा, खासकर केरल में, या फिर ये सिर्फ इतिहास की किताबों तक सिमट कर रह जाएगा। अब इस पूरी सियासी कहानी का दूसरा बड़ा मोड़ आता है, भारतीय जनता पार्टी का तेजी से बढ़ता हुआ विस्तार।
उसने देश के राजनीतिक नक्शे को काफी हद तक बदल दिया है। जैसे हमने देखा कि वामपंथ एक समय मजबूत होकर धीरे धीरे सिमटता गया, वैसे ही दूसरी तरफ 2014 के बाद बीजेपी ने एक शानदार सफर शुरू किया। जहां पहले बीजेपी कुछ ही राज्यों तक सीमित थी, वहीं आज ये पार्टी या इसके नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन देश के बड़े हिस्से में सत्ता में दिखाई देता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारतीय राजनीति का पूरा खेल धीरे धीरे बदलने लगा। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन वाली एनडीए की सरकारें करीब 7-8 राज्यों तक ही सीमित थीं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, पंजाब और झारखंड। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने देश का राजनीतिक नक्शा बदल दिया। बीजेपी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया और कई राज्यों में पहली बार उसकी सरकार बनी। हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में पार्टी ने अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली। आज स्थिति यह है कि एनडीए का असर सिर्फ किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर तक फैल चुका है। यानी एक तरह से देश के बड़े हिस्से में उसका राजनीतिक नेटवर्क बन चुका है। इसी बदलाव के साथ दूसरी बड़ी तस्वीर ये भी है कि कांग्रेस की पकड़ लगातार कमजोर हुई है। 2014 से पहले जहां कांग्रेस कई बड़े राज्यों में सत्ता में थी, वहीं अब उसके राज्य वाली सरकारें काफी कम रह गई हैं। ऐसे में विपक्ष की राजनीति अब ज्यादा क्षेत्रीय दलों और गठबंधनों के सहारे चल रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार अच्छा प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने जा रही है। यहाँ लंबे समय तक वामपंथ और फिर टीएमसी का दबदबा रहा, जबकि तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में उसे अभी सफलता नहीं मिल पाई है। कुल मिलाकर पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति ने ऐसा बदलाव देखा है जहां कुछ दलों का दायरा बढ़ा है और कुछ का लगातार सिमटता चला गया, और इसी ने देश की सियासत को बिल्कुल नया रंग दिया। अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।